श्रद्धेय मंच, मेरे समक्ष उपस्थित मेरे सभी विद्यार्थी परिषद के बहनों भाइयों, मेरे अधिकारीगण, हम विद्यार्थी परिषद के हर कार्यक्रम की जब शुभारंभ करते हैं तो हमेशा एक जय घोष लगाते हैं कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये भारत माता की जय होता क्या है? मुझे ध्यान आता है कि जब राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का यूनानिमस डिसीजन आता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी, वापस मंदिर बनना चाहिए, तो भारत माता की जय होता है। मुझे ध्यान आता है कि जब जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, ये बचपन से बोलते आए थे और आधे से ज्यादा वकील सफेद और काले कपड़ों में बैठे हैं। वो जब भी कोई कानून की किताब हाथ में लेते थे और उसके ऊपर लिखा होता था दिस लॉ अप्लाइज टू ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो मन कह उठता था कि अगर कश्मीर हमारा है तो ये क्या लिखा है। पर 5 अगस्त को जब डिसीजन लिया गया पार्लियामेंट की ओर से, कहा गया आर्टिकल 370 निरस्त, आर्टिकल 35A निरस्त, तब भारत माता की जय होती है। और जो हमारे भाई बंधु जो 1947 में भारत में सोए थे, सुबह उठे तो वो लाहौर कराची में उठे, हम यहाँ आ गए, वो यहाँ नहीं आ पाए। आज भी वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में शोषित उत्पीड़ित है। जब यहाँ भारत में आकर रहते हैं, छुप छुपा कर रहते हैं कि कोई देख ना ले और वापस ना भेज दे वहां पर। हमारी बेटियों का क्या होगा, हमारे बेटों का क्या होगा? उनके लिए जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है तो भारत माता की जय होता है। और हमारे अपनों की पुण्यतिथि में जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऐसा एक कार्यक्रम रखते हैं और कहते हैं कि संविधान पर हम तय करेंगे कार्यक्रम, और कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहते हैं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे, तब भारत माता की जय होता है। और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कहता है कि ईश्वर, मैंने कॉलेज की पॉलिटिक्स कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, मुझे ज्ञान का दीप साथ चाहिए कि विजय पूजा के बदले में जय का सामान मुझे दे दो, वरदान न दो चाहे लेकिन राघव के बाण मुझे दो। आज वही राघव के बाण यानी इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के समय में राघव के बाण क्या होंगे? जो भाई साहब ने भी राम राज्य की बात की, तो राम का राज्य कैसा था? क्या राम के राज्य से आज के संविधान का कोई रिलेशनशिप है या आधे डाइवोर्स्ड? दे डोंट नो ईच अदर, पराये हैं एक दूसरे के लिए। तो मुझे एक घटना याद आ गई। मुझसे अधिवक्ता परिषद के कुछ लोगों ने आज से 5 साल पहले दिल्ली में कहा कि मोनिका जी, एक सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्रम है, उसमें आप वक्ता रहने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है, वक्ता रह लूंगी, डे है क्या है, टाइम क्या है, बना दिया। टॉपिक क्या है? उन्होंने कहा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ भारतीय वैल्यूज। हमारा संविधान हमारे भारतीय मूल्यों का परिचायक है। मैंने कहा मैं इस टॉपिक पे नहीं बोलने वाली। कारण क्या है कि हमें बताया गया था फंडामेंटल राइट्स है, डेमोक्रेसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी है, सबका सब बाहर से इंपोर्ट किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तो केवल जिल्द है, केवल बाहर का कवर है। तो मैंने कहा नहीं, इस टॉपिक पे मैं नहीं बोलने वाली। आई सेड चेंज द स्पीकर और चेंज द टॉपिक। दे सेड वी विल नॉट चेंज द स्पीकर, वी विल नॉट चेंज द टॉपिक। मैंने कहा क्या करें? तो पढ़ा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन निकाला और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया। जब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या कहता है? लॉयर्स, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। ये क्या बात हुई? फ्रांस के 2 नाम नहीं है, जर्मनी के 2 नाम नहीं है, इंग्लैंड के 2 नाम नहीं है, अमेरिका के 2 नाम नहीं है, भाई साहब के 2 नाम नहीं है, मेरे 2 नाम नहीं है। तो
इस देश के दो नाम किस लिए, इंडिया है या भारत है, ये कंफ्यूजन तो G20 तक रही है। क्या G20 के जो एम्बेसडर्स हैं और बाकी कंट्रीज के लोग हैं वो आए तो इंडिया में थे, गए भारत से थे? उनको बुलाया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने और विदा किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ने। तो कंफ्यूजन क्या? तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो ध्यान आया हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आज का जो इंडिया है ये 1947 में पैदा हुआ था। दाहिनी भुजा कट गई, बाईं भुजा कट गई, बीच में इंडिया रह गया। ये जो इंडिया आज के समय का है 1947 का है, इसके माता पिता कौन है, नाना नानी कौन है, दादा दादी कौन है, इसके प्रेरणा स्रोत कौन है, इसके महापुरुष कौन है, इसके आधारभूत संस्कार क्या है, ये किससे प्रेरणा लेता है, जानना हो तो हजारों साल पुरानी संस्कृति भारत की ओर देखना पड़ेगा। भारत, भा यानी तेज प्रकाश, रथ यानी लगे हुए, ज्ञान के प्रकाश में लगे हुए लोग, ऐसे हैं भारत के लोग। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल फीचर्स है, अगर मैं 5 फंडामेंटल फीचर्स कहूं तो इक्वालिटी, फ्रीडम, डिग्निटी, डेमोक्रेसी, वन पर्सन वन वोट, ये फंडामेंटल फीचर्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ऐसे ही अगर आप भारत के 5 फंडामेंटल फीचर्स जानना चाहो तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। यही भारत के फंडामेंटल फीचर्स हैं जिनके आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1950 में। पहला क्या है भारत का फंडामेंटल फीचर? पहला है ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी कण कण में भगवान है। आदमी औरत में अंतर नहीं है, लोअर कास्ट अपर कास्ट में अंतर नहीं है, हिंदू मुस्लिम में अंतर नहीं है। ये आदमी है, औरत है, सूरज है, चांद है, पशु है, पक्षी है, प्लैनेट्स है, डिफरेंट ग्रह है, ये सब एक है, ये सब दिव्य है, भव्य है, कण कण में भगवान। और भारत के इस प्रिंसिपल के ऊपर आया हमारा मेन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्योंकि डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हम लोग, कहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हम लोग। ऐसे ही भारत का दूसरा प्रिंसिपल है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, ईश्वर एक है, उस तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग हैं। आप राम कहें, आप रहीम कहें, आप गुरु नानक देव जी कहें, आप महावीर जी कहें, क्या फर्क पड़ता है? अच्छे इंसान बनो ना, सब रास्ते उस ईश्वर तक जाते हैं, दूसरा कोई ऐसा नहीं कहता। भारत के बाहर का कोई रिलीजन ऐसा नहीं कहता, केवल भारत कहता है। और यहां से कॉन्स्टिट्यूशन का आया आर्टिकल 25, राइट टू रिलीजन, सभी को एक आजादी है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी, आप सभी अपना अपना धर्म पालन कर सकते हो, रिलीजन पालन कर सकते हो। तीसरा जो हमारा आया भारत का प्रिंसिपल कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, यानी मैं डिवाइन हूं, मैं दिव्य हूं। मैं दिव्य हूं मतलब आप शैतान नहीं है, मैं दिव्य हूं, मैं डिवाइन हूं, मुझ में ईश्वर का तत्व है। तत्त्वमसि, तुम भी तो वही हो, जो मैं हूं वो तुम हो, देयर इज नो अदरिंग। डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, डे 1 से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। दुनिया का कोई और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है जो डिस्क्रिमिनेट ना किया हो, रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, बाकी आदमी औरत के बेसिस पर। चौथा प्रिंसिपल है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, फंडामेंटल राइट टू हैप्पीनेस, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, आर्टिकल 21, right to live with dignity and not just animal existence। और 5वां प्रिंसिपल है वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ फैमिली। केवल भारत माता की जय हम भारत माता तक सीमित नहीं रखते। हमारा खिलाड़ी जब चीन की धरती पर जाता है, जर्मनी की धरती पर जाता है, उस धरती को नमन करता है, तब कबड्डी के मैच में उतरता है। हम जब कोवैक्सीन बनाते हैं तो केवल भारत में नहीं देते, 100 से और देशों में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। और कौन सा ऐसा देश
देश है, ये भारत है, जिसके कारण आज ये कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो अंग्रेज कहते हैं और ब्रिटिशर्स कहते हैं ना, वी गेव इंडिया अ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी सर, जब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन था तो आप तो कहीं जंगलों में भटक रहे थे, इसलिए अंग्रेजों ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया है। ये भारतीय मूल्यों के बेसिस पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक गोल्डन एक्सिस है वो याद रखिए। आप कोई भी डिबेट में जा रहे हो, किसी से भी आपका तर्क वितर्क हो जाए, कुतर्क तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करता ही नहीं, तो कहीं भी तर्क वितर्क हो जाए, 3 प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के याद रखिए। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी। आप कहेंगे मैम सबको मिलता है ये, हम कौन सी बड़ी बात है कि अगर हमारे संविधान नहीं दे दिया, बड़ी बात है। आर्टिकल 14 अगर आप देखेंगे, राइट टू इक्वालिटी, जब भारत आजाद हुआ, जब यहाँ 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, आदमी हो या औरत, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी इकोनॉमिक लेवल का हो, सबको राइट टू वोट मिला है कि नहीं? क्या किसी ने सुना कि महिलाएं बोलती गई हमें राइट टू वोट दो, आदमियों ने कहा नहीं देंगे तुम्हें? कहीं सुना आपने? अमेरिका में जब तक 33 प्रेसिडेंट्स बन चुके थे, 1920 तक महिलाओं को राइट टू वोट नहीं दिया गया। अमेरिका में, सो कॉल्ड मदर ऑफ डेमोक्रेसी, नहीं दिया गया। 1928 तक यूके में, इंग्लैंड में महिलाओं को राइट टू वोट नहीं दिया गया। 1959 में स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ, आदमियों बताओ लेडीज को राइट टू वोट दे? डोंट गिव इट, दे डोंट डिजर्व इट। 12 साल तक संघर्ष करना पड़ा, तब 1971 में स्विट्जरलैंड ने राइट टू वोट दिया। आप देखिए ये कंट्रीज का हाल है। हम कहते हैं वहां तो फेमिनिज्म की मूवमेंट है, महिला मुक्ति की, महिला बोलती है कि आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय फैमिली, हस्बैंड, मैन एटसेट्रा। कारण है वहां परिस्थितियां ऐसी हैं, वहां परिस्थितियां ये थी कि उनको कहना पड़ा महिलाओं को, हम वस्तु नहीं है, हम शरीर नहीं है, हमें मैटरनिटी बेनिफिट्स दीजिए, इक्वल पे दीजिए। आंसर वाज नो, मेन सेड नो। कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन कहता है विमेन आर नॉट पर्सन्स, व्यक्ति ही नहीं है, उनको राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा। भारत में हेलो, यहाँ तो क्या, जब ब्रह्मा विष्णु महेश महिषासुर का वध नहीं कर पाए तो तीनों की शक्तियां एकत्रित होती हैं, मां का सृजन होता है, वो महिषासुर का नाश करती है। हमारे यहाँ महादेव भी जब धरती पर आते हैं ना, तो अर्धनारीश्वर का अवतार लेकर आते हैं कि जो ईश्वर भी है वो आधा नर है, आधा नारी है। और इसी प्रिंसिपल के कारण जो भारत है, इसी के कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 आया कि एवरीबॉडी हैज अ इक्वल राइट टू एवरीथिंग। इसलिए भारत था तो आज इंडिया का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। हम हमेशा याद रखें, कोई भी अगर पार्लियामेंट में या किसान आंदोलन में या शहीन बाग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्स्टिट्यूशन निकाल कर दिखाता है तो क्या होता है? वो दिल तो बच्चा है जी। हेलो, बच्चे के हाथ में आपने कैंडी पकड़ा दी है, बेटा खोल के तो पढ़ ले इसमें क्या लिखा है, देख तो ले ये क्या कहता है, प्रियम्बल देख ले। तुम ही लोगों ने प्रियम्बल का जो भी कर दिया। मैं आगे आऊंगी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन कांपता है जब कुछ लोग सत्ता में आते हैं, मैं आऊंगी। आज मैं आपको संविधान की कहानी बताने आई हूँ। हर व्यक्ति की कहानी है, एक आपकी कहानी है, आपकी कहानी है, हर परिवार की कहानी होती है, हर समाज की कहानी होती है, हर राष्ट्र की कहानी होती है। इस संविधान की भी कहानी है और इस कहानी में 4 पड़ाव है। आपके पड़ाव होते हैं ना, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों की शादी होगी, फिर आराम से हिल स्टेशन पर जाके रिटायर्ड लाइफ बिताएंगे या समाज की सेवा करेंगे। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में 4 पड़ाव है। पहला पड़ाव है एंशिएंट इंडिया से 1950 तक जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। दूसरा है 1950 से लेकर 1980 तक नेहरू जी के समय में और इंदिरा गांधी जी के समय में कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी और सरकार का आपस में परस्पर क्या रिश्ता रहा।
उसके बाद 1980 ऑनवर्ड्स क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुए और आज व्हाट इज द रोड अहेड मैं चारों पे आऊंगी। तो ये बात थी आर्टिकल 14 की। हमारे यहाँ कभी महिला मुक्ति आंदोलन नहीं हुआ, नारी मुक्ति आंदोलन नहीं हुआ, हमारे यहाँ नारी जागृति की बात की गई, क्योंकि इस्लामिक रूल के बाद, ब्रिटिशर्स के रूल के बाद 4 दीवारी में महिला को बंद कर दिया गया था ना। तो दयानंद सरस्वती जी आगे आए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आगे आए कि महिलाओं को एम्पावर करो, इनको एजुकेट करो, अपने पांव पर खड़ा करो, लॉज को चेंज करो और इनको आगे बढ़ाओ। कभी हमारे समाज ने भेदभाव ऐसे नहीं किया था कि तुम महिला हो, तुम हमारे साथ बैठने के योग्य नहीं। दूसरा आता है आर्टिकल 19 फ्रीडम। क्या लगे थे जेएनयू में नारे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, तुम कितने अफजल मारोगे, घर से अफजल निकलेगा। एक भी अफजल उसके बाद किसी घर से नहीं निकला, उसको पता है मोदी गवर्नमेंट यूएपीए लगा देगी। तो आप देखिए ये नारे, और तब चिल्लाया गया दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस गवर्नमेंट इज कर्बिंग एंड स्टॉपिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। किसी ने इनको बताया बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन खोल के पढ़ ले, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एब्सोल्यूट था। 1950 में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, कौन लेकर आई थी? वो नेहरू गवर्नमेंट लेकर आई थी। नेहरू गवर्नमेंट ने कहा था देयर कैन नॉट बी एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाओ, नोबडी कैन इंसाइट एन ऑफेंस, नोबडी कैन स्पीक अगेंस्ट द यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, नोबडी कैन स्पीक अगेंस्ट फ्रेंडली रिलेशंस with the other country and nobody can defame others। नेहरू गवर्नमेंट लेके आई थी। जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं आज आर्टिकल 19 में है, वो नेहरू गवर्नमेंट के कारण से है। बेटा अपने परिवार का इतिहास तो देख ले। उसके बाद कहते हैं अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच हिंदुस्तान में नहीं है, दुनिया भर में है, कहाँ है बताओ? एब्सोल्यूट कहाँ है बताओ? वो गैलीलियो को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, मर गया वो। क्यों? उसने कहा था सन बीच में है, अर्थ उसके आसपास दौड़ती है। उसने एक साइंटिफिक प्रिंसिपल बताया था। सोक्रेट्स को जहर का प्याला देकर मार दिया गया था। क्यों? वो कहता था क्वेश्चन योर बिलीव्स, क्वेश्चन योर गॉड्स। वो कॉलेजेस में घूमता, लोगों से बात करता, कहा क्वेश्चन करो। उस समय के पोप ने, बाकी लोगों ने क्या कहा? अरे अरे ये तो हेरेटिक है, धर्मी हो गया है, जहर दो, मार दो। ब्रूनो को बांध कर जला दिया गया था। साइंटिस्ट है, इट्स टू नॉट। उसने कहा था सन बीच में है, अर्थ आसपास घूमती है, जलाकर मार दिया गया। हमारे यहाँ कभी सुना है कि किसी के एक्सप्रेशन के कारण से किसी को मारा गया हो? हमारे यहाँ तो चारवाक ऋषि हुए, खाओ पियो ऐश करो, कर्ज लो और घी पियो। वेद दूसरा जन कर्म थ्योरी कुछ नहीं है, सब मूर्खों ने लिखे। ये सब कहा। He was the father of joyful living। किसने मारा नहीं, महर्षि कहा। यहाँ किसी को टॉलरेट नहीं करते। We accept others as true। हम भी सही हैं और तुम भी सही हो, आओ अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। केवल ये देश है, केवल ये समाज है जो अदरिंग नहीं करता। यू आर द अदर। मैं अगर बिलीवर हूं, तुम नॉन बिलीवर हो, आई हैव अ राइट टू कन्वर्ट यू और किल यू। हम नहीं कहते, हम कहते तुम्हारा बिलीफ तुम्हारे साथ, मेरा बिलीफ मेरे साथ, आओ आगे बढ़ें। इन सब वैल्यू सिस्टम्स के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो है, कॉन्स्टिट्यूशन और सरकार का जो एक रिलेशनशिप है वो आप मानो सुनामी के टाइम से गया है। सुनामी से हमेशा रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा। मैंने अभी बताया, हम कुछ लॉयर से बैठे हुए थे कि सरकार और जुडिशरी का रिलेशनशिप सीसॉ की तरह रहा है। देखा है आपने, पार्क में सीसॉ लगा होता है। सरकार पावरफुल, जुडिशरी नीचे, जुडिशरी पावरफुल, सरकार नीचे। आज ये बैलेंस हो रखा है। आप देखिए 1951 पे आई, 1950 में संविधान बना, 1951 में ऑर्गेनाइज्ड न्यूज़पेपर जो एसोसिएटेड है आरएसएस के साथ, ऑर्गेनाइजर ने एक लेख छापा, अरे कितने ही रेफ्यूजीज आ रहे हैं पाकिस्तान से, ये सरकार कुछ करती क्यों नहीं? ऐसे ही केरला में एक मैगजीन थी क्रॉसरोड्स, उसने
कम्युनिस्ट मैगजीन थी, उसने एक लेख छापा कि हमारी ही जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है केरला में, उसने बहुत खराब ढंग से जेल के अंदर प्रिजनर्स पर गोलीबारी की है। दोनों की दोनों गवर्नमेंट्स ने उनको कर्ब किया, उनको रोका, तुम नहीं बोल सकते, उन पर रेगुलेशंस लगाई। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से वो क्रॉस रोड्स गए सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से आपकी ऑर्गेनाइजर गई सुप्रीम कोर्ट कि देखिए एब्सोल्यूट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, 1950 के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कैसे रोक सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट तुमने गलत किया है, तुम नहीं रोक सकते, ऑर्गेनाइजर कैन राइट व्हाट इट वांट्स टू राइट। गवर्नमेंट का ऑर्डर निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम के ऑर्डर को निरस्त करने के लिए नेहरू गवर्नमेंट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इतना ही बोल सकते हो, इसके अलावा नहीं बोल सकते, देश के खिलाफ नहीं बोल सकते, हिंसा भड़काने के लिए नहीं बोल सकते, डिफेम करने के लिए नहीं बोल सकते। वो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उस समय बहुत बड़ा एक इशू था, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया था। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बताना चाहूंगी। ये नॉर्मल भाषण नहीं होगा, ये एक प्रकार का, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना लेक्चर तैयार कर रही हूँ, पर ये एक बार आप सुन लेंगे और इसके गो थ्रू कर लेंगे तो मुझे लगता है आपके जहन में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पॉइंट्स ध्यान रहेंगे। बहुत से और पॉइंट्स हैं जो शायद छूट जाएंगे, पर जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा और जो इस समय सीमा में मैं कह सकती हूँ वो मैंने लिखे इसके अंदर। 1951 से लेकर 1967 तक, जब तक इंदिरा गांधी जी नहीं आई, तब तक फिर भी सिस्टम ठीक रहा। नेहरू जी इसी अमेंडमेंट में एक और उन्होंने इशू ऐड किया लैंड रिफॉर्म्स का, कि एक लिमिट होगी, आपके पास कितनी जमीन हो सकती है, उससे अधिक जमीन लोगे तो वो सरकार ले लेगी और किसानों में बांट देगी, क्योंकि जमींदारी सिस्टम एबॉलिश हो गया था। तो वो लैंड रिफॉर्म्स को 9th शेड्यूल में ले आए। 9th शेड्यूल एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में पर्चा है जिसमें कुछ भी आता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब क्या हुआ? अब जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई, स्टार्टिंग में उसको गूंगी गुड़िया कहते थे। कांग्रेस के लोगों को विश्वास नहीं था कि कुछ कर भी पाएगी है। धीरे 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 आप देखिए कैसे वो इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने इमरजेंसी लगा दी, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश किया। प्रिवी पर्सेस मतलब उस समय के जो राजा महाराजा थे, उन्होंने अपनी रियासतों को भारत में विलय कर दिया था, उसी कारण से उनको एक मोटी रकम दी जाती थी। उन्होंने उसको निरस्त कर दिया, प्रिवी पर्सेस को। जैसे निरस्त किया, माधवराव सिंधिया राजा था उस समय की रियासत का। माधवराव सिंधिया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसने कहा प्राइवेट राइट्स टू प्रॉपर्टी मेरा हक है, सरकार ने कहा था मुझे देंगे, ये कैसे अबॉलिश कर सकते हैं प्रिवी पर्सेस को? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के ऑर्डर को खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी ने 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया कि ये बैंक जो हैं प्राइवेट बैंक्स हैं, अब सरकार इनकी मालिक बनेगी। बैंक के लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैंक्स को कैसे ले सकते हो, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप नहीं कर सकते, निरस्त। फिर वहां पर इंदिरा गांधी जी हार गई। तीसरा केस आया, गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में बहुत बड़ा लैंड था पंजाब में, सर गोलकनाथ का, वो आधे से ज्यादा सरकार ने कहा हम अधिग्रहण करेंगे क्योंकि जमींदारी अबॉलिश हो गई है, एक लिमिट तक आप लैंड रख सकते हो। गोलकनाथ जी गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट वी आर टेलिंग यू, यू कैनॉट चेंज द फंडामेंटल राइट्स, यू कैनॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। लोगों का मौलिक अधिकार आप समाप्त नहीं कर सकते हो। फिर वहां पर हारी इंदिरा गांधी, लगातार हार रही थी। अब खटपट शुरू हो गई सरकार में और सुप्रीम कोर्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन का असली कस्टोडियन कौन है, असली संरक्षक कौन है। इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। वो लाई 24वीं और 25वीं अमेंडमेंट, 24th and 25th अमेंडमेंट, जिसने कहा पार्लियामेंट हैज अ राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन।
ये जो गोलकनाथ केस था, ये 11 जजेस की बेंच थी कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद बैठी 1973 में आज तक की सबसे बड़ी बेंच और सबसे बड़ा केस, केशवानंद भारती केस। किसने सुना है इसके बारे में? हाथ कर दीजिए। ग्रेट। केशवानंद भारती केस। केशवानंद केरला में एक मठ था उनके पास, बहुत बड़ी जमीन थी उनके पास। उनकी जमीन केरला गवर्नमेंट ने कहा हम लेंगे इसमें से बहुत सारी जमीन। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा गोलकनाथ केस देख लो, उसमें क्लियरली कहा गया है मेरे पास राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सरकार मेरी जमीन नहीं ले सकती। वहां पर 13 जजेस की बेंच में 7:6 से फैसला क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट फैसला जो आज हर जगह कोट किया जाता है। उन्होंने कहा पार्लियामेंट हैज अ राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स बट दे कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ठीक है, पार्लियामेंट मौलिक अधिकारों को अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है, प्रॉपर्टी को चेंज कर सकती है, लेकिन जो मूलभूत ढांचा है उसको हाथ नहीं लगा सकती सरकार। मूलभूत ढांचा क्या है? हम लोकतंत्र है, प्रेसिडेंट ऊपर है, कोई किंग ऊपर नहीं है, हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव है, इक्वालिटी है, फ्रीडम है। सरकार इस सब को चेंज करेगी, हम कूदेंगे, हम बोलेंगे इसके अलावा आप चेंज करो, हम बॉदर नहीं कर रहे। लेकिन लगातार आप देखो इमरजेंसी क्यों लगी? एक के बाद इंदिरा गांधी जी शिकस्त खा रही थी सुप्रीम कोर्ट से। लगातार लड़ाई चल रही थी, कौन ऊपर आएगा। और तभी 1973 ऑनवर्ड्स देश में ऐसी परिस्थितियां आई, मॉनसून कम हुआ, फैमिन्स आ गए, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। वहां पर गुजरात में तख्ता पलट की पूरा एक नव निर्माण आंदोलन शुरू हो गया मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। यहाँ बिहार में पूरा आंदोलन शुरू हो गया जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में। स्टूडेंट्स बाहर आ गए, पुलिस वालों ने विद्रोह कर दिया चारों ओर से, और रेलवे के लोगों ने 17 लाख लोगों ने जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में स्ट्राइक कर दी चारों ओर। जब ऐसा हो रहा था उसी समय इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया। क्या डिसीजन था? इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन निरस्त, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगी। वहां क्या था? 1971 में जब इंदिरा गांधी जी बरेली से चुनाव लड़ी थी, उनके खिलाफ में लड़े थे राजनारायण ने 71 में केस फाइल किया था जिसका डिसीजन आया था 75 में, तब इमरजेंसी लगी कि इंदिरा गांधी जी ने मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स और मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी किया है इलेक्शन जीतने के लिए। आर्मी का यूज किया है, हेलीकॉप्टर्स का यूज किया है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का यूज किया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत समाप्त कीजिए इनका चुनाव। उनका चुनाव जगमोहन लाल सिन्हा जी जो एडिशनल जज थे, उन्होंने समाप्त कर दिया। जैसे ही उनका चुनाव रद्द हुआ, देश में उबाल आ गया। पूरा देश पहले ही उबल रहा था, वो और उबल गया। इन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्णा अय्यर थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं स्टे लगाता हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर, सेशन जज के ऑर्डर पर, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर मैं स्टे लगाता हूँ, लेकिन आप पीएम के नाते कुछ नहीं कर पाओगे, ना आपको सैलरी मिलेगी, ना आप वोट डालोगे, ना आप कुछ और करोगे। ऐसा हुआ। और जैसे ही डिसीजन उनको बताया गया, उनके करीबी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इंदिरा गांधी जी ने कहा कोई मुझे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकता। वो फखरुद्दीन अली अहमद जी प्रेसिडेंट साहब के पास गई, उन्होंने कहा प्लीज डिक्लेयर इमरजेंसी इन द कंट्री। पूरे भारत में आधी रात को 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर। ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, न्यूज़पेपर की बिजली पानी सब कट कर दिया कि नेक्स्ट डे कोई बता ना पाए कि क्या हुआ। लोगों के मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, सस्पेंडेड रख दिए गए, लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया। कितने ही गुम हो गए पता ही नहीं चला। और उस समय एडीएम जबलपुर का केस आ गया। क्या केस था?
1976 में बहुत से लोगों के परिवारों ने, आपके ही परिवारों ने एक पिटीशन फाइल की हेबियस कॉर्पस की कोर्ट के अंदर। उन्होंने क्या पिटीशन फाइल की कि हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे नाना, उनको पुलिस पकड़ के ले गई है, जुर्म कुछ नहीं किया, बता नहीं रही, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बता रही, उनको ले गई है, हेबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द पर्सन, वो कीजिए। हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, हेबियस कॉर्पस पिटीशंस अलाउ की। जहां हाई कोर्ट ने दम दिखाया, वहां एक स्ट्रॉन्ग इंदिरा गांधी जी के सामने सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए। सुप्रीम कोर्ट में जब एक केस गया, 5 जजेस थे वहां पर, चीफ जस्टिस एन रे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो इमरजेंसीज में सस्पेंडेड रहेंगे। आपके पिता को, भाई को, नाना को, दादा को कोई भी उठाकर ले जाएगा पुलिस, कहां गया क्या नहीं गया, आप कोई पिटीशन किसी कोर्ट में नहीं लगा सकते हो। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वाज सस्पेंडेड। ये है एडीएम जबलपुर केस, जिसमें चीफ जस्टिस थे एन रे, बाकी जजेस थे, मैं नाम बताना चाहूंगी, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस एचआर खन्ना, जस्टिस एमएच बेग, जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़। 5 जजेस, किसी ने दम नहीं दिखाया। एक जज जस्टिस एचआर खन्ना, उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, मौलिक अधिकार सस्पेंडेड नहीं रहेंगे। 4-1 से जजमेंट आया, मौलिक अधिकार सस्पेंडेड, किसी को भी पकड़ सकते हैं, किसी को भी गुम कर सकते हैं, कोई नहीं पूछ सकता, कोर्ट्स एंटरटेन नहीं करेंगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। राइट टू लाइफ खत्म इमरजेंसी के अंदर। तब दम दिखाया एचआर खन्ना जी ने, और एचआर खन्ना जी को नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनना था, नहीं बन पाए, उनको सुपरसीड कर दिया गया। अपने चहेते एन रे और फिर और बाकी चहेते जजेस को आगे जो चीफ जस्टिस बने उनको आगे प्रमोट करते गए और लाया गया। एचआर खन्ना जी ने रिजाइन कर दिया, और इसी समय में ऐसी अमेंडमेंट आई, 42nd अमेंडमेंट, जिसने कहा दिस इज नॉट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बिकम इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को झकझोर दिया गया। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं उनको 42nd अमेंडमेंट के बारे में बताना चाहिए। क्या थी 42nd अमेंडमेंट, जो ये 2/3 के बहुमत से, बहुमत भी क्या, सब कुछ सस्पेंड हो रखा था, हम थे बस। क्या अमेंडमेंट लेकर आए, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी, ये वर्ड्स प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। सेक्युलर, सोशलिस्ट प्रियम्बल में डाल दिया गया। पार्लियामेंट 5 साल से 6 साल तक हो जाएगी, टेन्योर बढ़ा दिया गया। पार्लियामेंट के पास असीमित पावर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को चेंज कर सकती है, अनलिमिटेड पावर्स विद द गवर्नमेंट, विद द पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती सरकार के किसी भी डिसीजन का। मौलिक अधिकार सस्पेंडेड रहेंगे, सरकार जब चाहिए इनको लिमिट कर सकती है। ये था 42nd अमेंडमेंट, जिसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया। तो जो दिखाते हैं वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं, वो अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं, इंदिरा जी का कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं। ये उनको तो समझ आएगी नहीं, हम ही समझ लेंगे। उसके बाद 1977 में इलेक्शंस में इंदिरा गांधी जी हार जाती हैं, जनता पार्टी पावर में आ जाती है। आते ही वो 44th अमेंडमेंट लेकर आती है। जितने भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स थे, काफी कुछ चेंज कर दिए गए। सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड जस का तस प्रियम्बल में रखा गया। ये प्रियम्बल में रखा गया इसलिए हम सर्वधर्म समभाव की बात करते नहीं, भारत सर्वधर्म समभाव की बात करता है, इसलिए शब्द भी आते जाते रहते हैं। अम्बेडकर जी से कहा गया था 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये वर्ड आना चाहिए सेक्युलर। अम्बेडकर जी ने कहा भारत सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है, ये वर्ड है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। उस समय मना किया था कि हम हैं ही ऐसे, हम तो सर्वधर्म समभाव को मानने वाले हैं, इस शब्द से क्या फर्क पड़ जाएगा।
आप देखिए, भारत की भूमि से जब भारत कट जाता है, भारत की वैल्यूज कट जाती है, वो इस्लामिक पाकिस्तान बन जाता है। पाकिस्तान क्या था? पंजाब था। बांग्लादेश क्या था? बंगाल था। बिजली पानी वही, खान पान वही, कपड़े वही, बातचीत वही, वैल्यू सिस्टम वही, सब कुछ वो था। लेकिन जब पाकिस्तान बना और उसमें से भारत निकल गया, वो एक मजहबी राष्ट्र बन गया और हम तब भी सर्वधर्म समभाव के पालक रहे। 44th अमेंडमेंट आया, जनता पार्टी लेकर आई। उसने कहा 6 साल की पार्लियामेंट किस लिए, वापस 5 साल की करो। उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, हम पार्लियामेंट की पावर्स लिमिटेड है। जुडिशरी, आपके पास न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है, जो पहले अधिकार थे वही अधिकार रहेंगे, और कोई प्रेसिडेंट इमरजेंसी नहीं लगा सकता जब तक कैबिनेट राइटिंग में अप्रूवल नहीं देगी। ये था 44th अमेंडमेंट, जिसने काफी हद तक उस अमेंडमेंट को अंडू कर दिया। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। राजीव गांधी जी सत्ता में आते हैं। राजीव गांधी सत्ता में आते हैं तो उनसे बहुत उम्मीद रहती है कि अब जो ये एक युद्ध चल रहा था, who is the custodian, who is the संरक्षक of the constitution between the government and the Supreme Court, ये थमेगा। कुछ हद तक थमा भी, लेकिन तभी आ जाता है शाह बानो केस। मैं आखिरी पड़ाव की ओर हूं अपने, और शाह बानो केस किसने सुना है? शाह बानो केस, शाह बानो केस अगर आपने सुना है, आप देखिए आज के समय में वो झगड़ा जो रहा ना इंदिरा गांधी जी के समय पे, युद्ध रहा, वो युद्ध नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, पर कैसे सरकारों ने वोट बैंक के कारण से कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, सुप्रीम कोर्ट अड़ी नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपने जजमेंट्स के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखा, आप सबके मौलिक अधिकारों को बचाया और दिखाया हम कस्टोडियन हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। शाह बानो केस, अभी समय है, मैं बोल सकती हूँ 5-7 मिनट और। शाह बानो केस, अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन कौन जानता है? यूनिफॉर्म, मुझसे हंसराज कॉलेज की एक स्टूडेंट ने पूछा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट मिली, कहती मैम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? मैंने कहा यूके, यूएसएसआर, फ्रांस, यूरोप, सब में 1 लॉ 1 नेशन है, जितने भी लोग हैं उन पर एक कानून लागू होता है। कहते ऑब्वियसली एक ही कानून लागू होना चाहिए। मैंने कहा भारत में नहीं होता। कहते कैसे? मैंने कहा भारत में आप देखिए यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है, यानी हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती के लिए धर्म नहीं देखा जाएगा, सब पर एक ही लॉ लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल लॉ भी है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, लैंडलॉर्ड टेनेंट का डिस्प्यूट होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है, कोई धर्म नहीं देखता, सेम लॉ एप्लीकेबल है। नहीं है तो यूनिफॉर्म फैमिली लॉ नहीं है, और फैमिली लॉ में केवल 4 चीजें आती हैं, MAID, मेड मतलब मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स। केवल ये 4 लॉज बराबर करने हैं, इक्वल लाने हैं। बाकी भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 1 नेशन 1 लॉ है, केवल ये MAID, ये 4 लॉज इक्वल होने बाकी हैं, यानी मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन। आप अगर शादी करते हैं उसके लॉज अलग हैं, आप अगर डाइवोर्स लेते हैं उसके लॉज अलग हैं, आप अगर बच्चे को एडॉप्ट करते हैं उसके लॉज अलग हैं, आप बच्चे को संपत्ति देते हैं उसके लॉज अलग हैं। केवल इतना है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप कहोगे मैडम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, कोर्ट नहीं जा सकते अगर 1 नेशन 1 लॉ नहीं है तो। मैं कहती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ो, उन लोगों की तरह गलती मत करो। आर्टिकल 37 पढ़ लो। आर्टिकल 37 कहता है कि जो भी बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कही गई हैं
वो सारी की सारी सरकारों को लागू करनी जरूरी हैं। आर्टिकल 37 कहता है principles of the active principle of state policy are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। अब आपको भी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, आइए आपको ले चलती हूँ एक सफर पर। ये सफर इंग्लिश वाला सफर नहीं है, SUFFER, ये हिंदुस्तानी वाला सफर है, एक लंबा सफर है। मैं फटाफट उसमें आगे बढ़ूंगी। ये सफर है वैदिक काल से। वैदिक काल में यहाँ पर सनातनी लोग रहते थे। सबका जो जीवन था वो धर्म शास्त्रों के अनुसार चलता था। कानून क्या था? जो धर्मशास्त्र बोलते, जैसे आपने बताया रामचरितमानस है, महाभारत है, गीता है। कानून क्या था? जो धर्मशास्त्र बोलता था। फिर शक आए, हूण आए, यहीं पर समा गए। फिर मुगल आए, उन्होंने लूटा, श्रद्धा केंद्र को नष्ट किया, उनकी तलवार ही उनका कानून था। तब औरंगजेब ने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ मुस्लिम्स के लिए एक इस्लामिक लॉ फॉर साउथ एशिया लेकर आऊं। दुनिया भर से औरंगजेब ने 500 मुस्लिम स्कॉलर्स को इकट्ठा किया, इस्लामिक स्कॉलर्स को। उनसे कहा आप कुरान पढ़िए, आप लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पढ़िए, आप जो बाकी रूलिंग्स हैं लोगों की वो पढ़िए और एक मुस्लिम लॉ बनाइए जो शरिया पे बेस्ड हो। इन 500 इस्लामिक स्कॉलर्स ने बैठे, कई साल तक काम किया और फतवा आलमगिरी ये लॉ लेकर आए, जो 6 वॉल्यूम्स की किताब है, जो अरबी फारसी में लिखी हुई थी। इस किताब के अनुसार आज पूरे भारत का इस्लामिक लॉ चलता है। फतवा आलमगिरी वो 4 चीजों पर बेस्ड थी। पहला है होली कुरान की आयतें, दूसरा है लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद हदीथ, तीसरा है कंसेंसस अमंग इस्लामिक स्कॉलर्स इज्मा, और चौथा है कियास यानी रूलिंग्स ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स। अब सिविल लॉ में तो ले आए, प्रॉपर्टी में ले आए, इनहेरिटेंस में, सब जगह ले आए, लेकिन क्रिमिनल लॉ में नहीं ले पाए। कि क्रिमिनल लॉ तो अरब का बहुत खतरनाक था, हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख। तो केवल सिविल लॉ में ही मुस्लिम लॉ, इस्लामिक लॉ औरंगजेब बनवा पाया। क्रिमिनल लॉ भारत में जो चल रहा था वही चलता रहा। फिर ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स का क्लियर था, उन्होंने कहा हमें यहाँ तो पैसा चाहिए, हमें किसी के पर्सनल लॉ में इंटरफियर नहीं करना। दे नेवर इंटरफियर विद एनीबॉडीज पर्सनल लॉ जब तक यहाँ पर राजा राम मोहन खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा सती को एबॉलिश करो, सती वाज एबॉलिश्ड। ईश्वर चंद्र विद्यासागर खड़े हुए, उन्होंने कहा क्या विधवाओं को यहाँ पर कोई राइट्स नहीं, विधवाओं को राइट्स दो। विधवास वर गिवन राइट्स। उसके बाद कोई और खड़े हुए जो हिंदू समाज से खड़े हुए। आप देखिए चाइल्ड मैरिज, शारदा एक्ट लेकर आए ब्रिटिशर्स, जिसमें कहा कि लड़के की उम्र 18 और लड़की की 14 होगी। ऐसे एक तरफ बयार बह रही थी, हिंदू समाज से समाज सुधारक खड़े हो रहे थे, कहते जो भी यहाँ इविल्स कुरीतियां आई हैं समाप्त करो इनको, और आप प्रोग्रेसिवनेस हमारे यहाँ लेकर आओ समाज में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सब लोग ये बात कर रहे थे। यहाँ पर हिंदू लॉ चेंज होता जा रहा था वहां से, लेकिन ऐसी आवाज नहीं आई। तो वहां से उलेमा और बाकी लोगों ने ब्रिटिशर्स को कन्विंस किया कि डू नॉट इंटरफियर विद इस्लामिक लॉ। वो लेकर आए 1937 में शरीयत एक्ट 1937। ये एक्ट है 3 पेजेस का और 6 सेक्शंस का बस। और ये एक लाइन जो सेक्शन 2 कहता है, ऑल मुस्लिम्स शैल बी गवर्न्ड बाय शरीयत, फुल स्टॉप। अरे शरीयत में है क्या? अपराध क्या है, उसकी सजा क्या है, अपील क्या है, कैसे मिटिगेट करोगे, कैसे क्या करोगे, कुछ नहीं। शरीयत कौन बताएगा? अरबी है, फारसी है, कौन बताएगा? उलेमा बताएंगे। यहाँ एक तरफ समाज सुधार की बयार बहती गई और दूसरी तरफ वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण से उस समाज में सुधार नहीं हो पाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए एज अ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला। अंबेडकर जी ने विरोध किया। अंबेडकर जी कहते हैं 80% लोगों के लिए आप एक कानून बना रहे हो, बाकियों का क्या? नेहरू जी ने कहा अभी समय नहीं आया। 1955 में
हिंदू कोड बिल के नाम पर हिंदू उसका पूरा का पूरा लॉ रेक्टिफाइड कर दिया गया, मॉडिफाइड कर दिया गया, कोडिफाइड कर दिया गया। जो आज आप कह रहे हो ना कि इस्लामिक लॉ क्रिश्चियन लॉ में होना चाहिए, 1955 में सब कुछ हिंदू लॉ में आया। 1955 में आया हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट। तब हिंदू दो शादी कर सकते थे। अब आया शादी करोगे जेल हो जाएगी, एक ही शादी कर सकते थे। तलाक नहीं था, डिवोर्स नहीं था। हिंदुओं में तो 7 जन्मों का संस्कार होता है। हमारे पिताजी माताजी लड़ते हैं ना, पिताजी कहते हैं भगवान क्यों लड़ रही है, तेरा और मेरा 7 जन्मों का साथ है। माँ क्या कहती है, तेरे साथ तो 7वां जन्म ही हुआ। यानी there was only entry into marriage, क्योंकि मैरिज संस्कार था, it was not a contract. There was only entry into marriage, no exit from marriage. कोई भी भारत की भाषा में डिवोर्स के लिए शब्द ही नहीं है। डिवोर्स है तलाक, कोई यहाँ डिवोर्स था ही नहीं। आप आ सकते हो, आप निकल नहीं सकते। डिवोर्स लाया गया 1955 में, डिवोर्स लाया गया, एक विवाह कर सकते हो ये लाया गया, हिंदू लॉ चेंज हुआ, सक्सेशन एक्ट चेंज हुआ। सक्सेशन एक्ट तो आज तक चेंज हो रहा है। 2004 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में कहा गया दादे की प्रॉपर्टी में पोती का भी उतना ही हक है। 2004 तक अमेंडमेंट लाई गई, लेकिन हिंदुओं ने विरोध किया। हिंदू समाज ने कहा क्या कर रहे हो, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा मैं रिजाइन कर दूंगा, आप केवल एक ही समाज के लोगों के लिए एक्ट ला रहे हो, दूसरे समाज का क्या। नेहरू जी ने कहा अभी समय नहीं आया। आप देखिए यहाँ क्रिश्चियन पर्सनल लॉ का भी सेम था। जो क्रिश्चियंस थे और ब्रिटिशर्स थे, दोनों का रिलीजन एक था। जो ब्रिटिशर्स अपने यूके में उन्होंने किया वही सब लॉज यहाँ भी ले आए। क्रिश्चियन सेड ओके हमें प्रॉब्लम नहीं है। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आया, डिवोर्स एक्ट आया, गार्डियनशिप एक्ट आया, सक्सेशन एक्ट आया, और जो थोड़ा बहुत और था क्रिश्चियंस चले गए सुप्रीम कोर्ट ठीक करो, वो कहते हैं हाँ ठीक कर देते हैं। समस्या रही केवल मुस्लिम लॉ में। कारण क्या है, समाज से आवाज नहीं आई, उनका इंटेलिजेंसिया खड़ा नहीं हुआ कि हमें सुधार चाहिए, नहीं खड़ा हुआ। एक हेजिटेशन सरकारों की भी रही, कोर्ट्स की भी रही, वी विल नॉट टच। और आप देखिए, पर होनी को कौन टाल सकता है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन की जिंदगी, जो कहता है कि समानता सबको है, स्वतंत्रता सबको है, गरिमापूर्ण जीवन सबके लिए है। ट्रिपल तलाक आज तक कंटिन्यू करता है, पर जुडिशरी क्या करे, सरकार भी नहीं उठ रही, समाज भी नहीं उठ रहा। इसलिए समाज, सरकार, जुडिशरी जब सबके सब उठते हैं ना, तो राम मंदिर का निर्माण होता है। इसीलिए अब आप देखिए होनी को कौन टाल सकता है। कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। 1951 में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, पहला केस आ गया मुंबई में, नरसू अप्पा माली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तब था क्या केस था, बड़ा ही विचित्र केस, बड़ा ही अच्छा केस। नरसू अप्पा माली कहता है मुझे जेल में डाल दिया गया है जी। जज साहब ने कहा तूने किया क्या था। कहता है जी मेरी एक बीवी थी, मेरी एक बीवी से मेरी 2 बेटियां थी, पिंडदान तो लड़का ही कर सकता, अब मैं मरूंगा मेरा पिंडदान कौन करेगा। मैंने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली कि मुझे लड़का होगा, उन्होंने पकड़कर जेल में डाल दिया। और जो मेरा पड़ोसी है उसकी 3 शादियां, या उसकी शादी रद्द करो या मुझे अलाउ करो, मेरा राइट टू रिलीजन है, पिंडदान करेगा मेरा बेटा। पकड़ के उसको जेल में डाल दिया गया। अब इशू तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और जजेस कौन थे, जस्टिस MC छागला, जस्टिस गजेंद्र गढ़कर। कई बार जब बहुत सीनियर जजेस भी आए तो प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ वही हुआ। अब इंपॉर्टेंट था ये। नरसू अप्पा माली के वकील ने क्या कहा, ये आर्टिकल 13 कहता है कोई भी अगर लॉ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी का हनन करता है उस लॉ को जाना पड़ेगा। तो इसलिए इनका आप निरस्त करो, ये भी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं, मुझे भी अलाउ करो। पर उस समय जो जजेस ने फैसला किया, उन्होंने कहा ऐसा है, ये जो पर्सनल लॉज होते हैं, जैसे इस्लामिक लॉ है, पर्सनल लॉज हैं, ये अगर हनन भी करते हैं आर्टिकल 14 का, फंडामेंटल राइट का, इनको लॉ नहीं माना जाएगा, इनको एग्जेम्पशन दे दी जाती है। यानी आर्टिकल 13 से इनको बाहर रख दिया गया कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है वो निरस्त होगा, लेकिन पर्सनल लॉज को इससे बाहर रख दिया। 30 साल लग गए शाहबानों को लड़ते हुए वहां तक जाने के लिए।
कि जब जब दरवाजा खटखटाया गया कॉन्स्टिट्यूशन दिखाकर, हेलो कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कोर्ट ने क्या कहा, नरसू अप्पा माली क्लियरली उसमें कहा है पर्सनल लॉज में हम कुछ नहीं कर सकते, वापस अपने शौहर के पास। शाहबानो ने हिम्मत की, 62 साल की उम्र में शाहबानो के 1985 में कोर्ट में गई। उसने कहा 2 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड हैं, वो इतने बड़े वकील हैं, उन्होंने मेरे घर से बाहर निकाल दिया है, एक कम उम्र की पतली लड़की के साथ शादी कर ली है, आप देखो मेरा क्या होगा, मुझे मेंटेनेंस दो। इंदौर की कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, 25 रुपए महीना। कितने 5 बच्चे और मैं 25 रुपए महीने में क्या होगा, बढ़ाओ। वो हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट कहती 179 रुपीज पर मंथ। लेकिन ये इनके जो हस्बैंड थे अहमद खान, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की, कहते हैं कि मेंटेनेंस क्यों, हमारा इस्लामिक लॉ कहता है 3 महीने तक पैसा दोगे, उसके बाद 1 रुपया नहीं दोगे। मैं इसको तलाक 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 कह के छोड़ दिया, 3 महीने के लिए पैसा दे दिया, 1 रुपया और नहीं देने वाला। सुप्रीम कोर्ट कहता है मामला तो बड़ा गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बेंच बिठाई, उस बेंच ने रोज ये केस सुना। वहां आपका प्रिय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फिर खड़ा हो गया हस्बैंड के साथ, ना दिस इज इंटरफियरेंस इन आवर रिलीजन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो मेंटेनेंस होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत होता है, ये किसी के पर्सनल लॉ के तहत नहीं है, इसलिए इसको 179 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। सब खुश, शाहबानो खुश, देश खुश, सुप्रीम कोर्ट खुश, कॉन्स्टिट्यूशन खुश। लेकिन तभी राजीव गांधी जी की सरकार हिल गई, क्योंकि इतना बवाल हुआ कि पूरे देश में तबाही मच गई। उलेमा और सब इंटरफेरेंस विद आवर रिलीजन। उनको लगा अभी अभी तो दिल्ली में वो प्रॉब्लम हुई है जो सिखों का नरसंहार हुआ था, अब ये दोबारा प्रॉब्लम कैसे लें, वोट बैंक पहले ही खिसका हुआ है। उन्होंने एक बिल ले आए, उस बिल को पास करवा दिया पार्लियामेंट से कि मुस्लिम वुमन को केवल और केवल 3 महीने के लिए मेंटेनेंस मिलेगी, उसके बाद मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी। शाहबानो ने हाथ जोड़कर देश से कहा मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, मुझे बख्श दो। उस समय ये कानून पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट निरस्त हो गई और पूरा का पूरा देश और सुप्रीम कोर्ट शॉक में आ गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, मौलिक अधिकारों को तो बचाएगा। 12 साल के बाद डेनियल लतीफी जो शाहबानो के वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा क्या फालतू का इन्होंने एक्ट पास कर दिया है कि 3 महीने मेंटेनेंस मिलेगी, आप हटाइए, निरस्त कीजिए इस एक्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्ट तो ठीक है, हम इसको अलग ढंग से परिभाषित कर देते हैं, इसको अलग ढंग से हम इंटरप्रेट कर देते हैं। डेनियल लतीफी ने कहा कैसे, उसने कहा कि राजीव गांधी की सरकार ने जो एक्ट पास किया है उसमें कहा है कि होली कुरान को हमने इंटरप्रेट किया है। होली कुरान में कहा गया है कि अ रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस हैज टू बी पेड टू द वाइफ, यानी वाइफ को आपको एक रीजनेबल मेंटेनेंस देनी है, एक फेयर मेंटेनेंस देनी है। बिल्कुल ठीक कहा है। तो जो रीजनेबल और फेयर मेंटेनेंस है ना, ये केवल 3 महीने के लिए नहीं देनी, ये पूरी उम्र के लिए देनी है और 3 महीने के अंदर देनी है। सारे के सारे शौहर भागे सुप्रीम कोर्ट, कहते 3 महीने में जिंदगी भर की मेंटेनेंस कैसे देंगे, इंस्टॉलमेंट बांध दो। और तब से मुस्लिम महिला को भी हर मंथ जैसे हिंदू महिला को मिलती है मेंटेनेंस किसी हद तक मिलती है। देखिए इंटरप्रिटेशन, परिभाषा का कमाल। 2 केसेस और मैं बात खत्म करती हूँ। सरला मुद्गल केस 1995, बड़ा अजीब सा प्रश्न था। हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, 1-1, 2-2, 3-3 शादियां कर रहे थे। वो इस्लाम ग्रहण करते और शादियां कर लेते। तो सरला मुद्गल एक एनजीओ की हेड थी, वो सुप्रीम कोर्ट गई कि भैया देखो ये हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत बात, आपकी जिस धर्म के तहत शादी होती है उसी धर्म के तहत आप डाइवोर्स लोगे, उसके बाद दूसरी शादी करोगे। यानी अमेंडमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होती, परिभाषा उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, कौन उस चीज को कैसे कह रहा है। और अब आपके और हमारे सबके प्रिय शाहबानो केस आपके सामने हुआ। शाहबानो केस, ये लड़की पीएचडी करी सोशियोलॉजी में, 2, 3, 4 कितने अबॉर्शन हुए इसको पता नहीं। ये अपने मायके गई और वहां से तलाकनामा आ गया, तलाक तलाक तलाक। कहते मैं नहीं मानती इसको,
ये सुप्रीम कोर्ट गई, हटाइए ट्रिपल तलाक को, हटाइए अदाला को, हटाइए 4 शादियों को। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं मुस्लिम वुमन आइए, इट्स इंपॉर्टेंट, पर कहते हैं इतना टाइम नहीं कि सबको देख ले, हम सिर्फ ट्रिपल तलाक देखेंगे, और उसमें भी ट्रिपल तलाक केवल इंस्टेंट तलाक, यानी तलाक 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 को देखेंगे। अभी भी 3 महीने में आप 3 बार तलाक कह सकते हो, आप 1 महीने में 3 बार तलाक कह के 3 महीने वेट कर सकते हो, वो चल रहा है। केवल इंस्टेंट तलाक, यानी समोसे में आलू नहीं, तलाक तलाक तलाक। सुबह लेट उठी है, तलाक तलाक तलाक। यार समोसा नहीं जा रहा है, मेरी बीवी को मेरी और से तलाक बोल दिया। व्हाट्सएप पे दुबई से तलाक आ रहे हैं। इस सब को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरा सुना। ये 2014 के बाद की बात है। यहाँ पर सरकार ने अपना एफिडेविट दिया। इट इज नॉट अबाउट हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स, इट इज नॉट अबाउट मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, इट इज अबाउट पावरफुल मुस्लिम men and powerless women. It is about haves and have-nots. We are standing with the Muslim women. हमारा प्रिय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ हो, उसका एफिडेविट आया, आग लग जाएगी जी, शौहर अपनी बीवियों को जला देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कैसा एफिडेविट दे रहे हो, सॉरी कह के विड्रॉ किया ये एफिडेविट, और फिर 3-2 की मेजॉरिटी से ट्रिपल तलाक इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। महिला गई पुलिस स्टेशन, देखो जी इतनी मोटी जजमेंट है, ट्रिपल तलाक इलीगल है, मेरा हस्बैंड कह रहा है। एसएचओ कहते हैं मैं क्या करूं, कहां लिखा है कि ये ऑफेंस है, एक्ट कहां बना है, कानून कहां बना है। 2-2.5 साल लगे मोदी गवर्नमेंट को वो एक्ट बनाया। आज की डेट में अगर आदमी कहता है तलाक तलाक तलाक, महिला कहती है जेल जेल जेल, आदमी कहता है सॉरी गलती हो गई। अब गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहां कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन वाली बातें नहीं है। एक आर्टिकल 25 हम सबको पता होना चाहिए, जो लॉयर्स हैं उनको भी, जो नहीं है उनको भी, चाहे हिजाब का मामला हो या कोई मामला हो। आर्टिकल 25 ध्यान से पढ़िए क्या है। ये केवल राइट टू रिलीजन नहीं है, हिंदू हो या मुस्लिम हो सबके ऊपर एप्लीकेबल। आर्टिकल 25 कहता है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ and all other fundamental rights, a person has right to religion. यानी अगर आप धर्म की समानता देते हो, स्वतंत्रता देते हो, गरिमा देते हो, सारे फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करते हो, तभी और तभी आपके पास धर्म की स्वतंत्रता है, नहीं तो नहीं है। आपको समानता तो देनी पड़ेगी। आर्टिकल 25 ये कहता है। मुझे ध्यान है मेरे पास एक लड़की आई, मैं अपने चेम्बर में बैठी हुई थी कोर्ट की, और ऐसा लगा डायरेक्टली बॉलीवुड से उतर कर यहीं आ रही है। तो आकर आई और बैठी, उसने कहा आर यू अ डाइवोर्स लॉयर। अब वकीलों को कितना बुरा लगता है, हम 24 घंटे डाइवोर्स करवा रहे हैं क्या। आर यू अ डाइवोर्स लॉयर, आई सेड आई एम अ लॉयर हु आल्सो डज डाइवोर्स केसेस, इट इज द सेम थिंग। फिर वो चुप हो गई। तो उसने कहा, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, यू नो माई हस्बैंड, मैंने कहा मेंटेनेंस नहीं देता होगा। मैंने कहा डोंट वरी, we will file the case for maintenance in the court, 125 CRPC. हम तो छूते ही सेक्शन बताते हैं। नो नो, I maintain my husband, I am an air hostess. तो मैंने कहा what is the problem? कहती you know I and my husband were living together for about a year. I said okay. कहती then the problem happened, we got married. I said okay. कहती now after 6 months my husband says that he is involved with somebody else, और वो एक और शादी करेगा और हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। अब आया लॉयर का दिमाग, केस आ गया। मैंने कहा डोंट वरी, 494 हम इसको जेल में डाल देंगे, ये है वो है। नो नो मैम, यू हैवंट आस्क्ड माय नेम। अब कोई लॉयर को बोले कि तूने फैक्ट भी बोला और ऐसे ही कूद रहा है तो बुरा लगता है ना। मैंने भी शेक्सपियर के अंदाज में कहती है व्हाट इज देयर इन नेम, कहते मैम एवरीथिंग इज देयर इन नेम, माय नेम इज आयशा बानो। उसने ऐसा कहा तो मैं भी चुप थी, कानून भी चुप था, संविधान भी चुप था, पुलिस भी चुप थी, सुप्रीम कोर्ट भी चुप। ऐसा लगा इसकी क्या मदद करोगे, दूसरी शादी तो जायज़ है ना। पर ये एयर हॉस्टेस जो हस्बैंड को मेंटेन करी आज के समय में, उसकी आंखों में ऐसे आंसू भर गए, एज इफ अपने पति से कह रही हो कि तलाक तो दे रहे हो कहर के साथ, तलाक तो दे रहे हो कहर के साथ, मुझे मेरा शबाब भी लौटा दो इस मेहर के साथ। ऐसा लगा
कि जैसे वो पार्लियामेंट से कह रही हो या सुप्रीम कोर्ट से कह रही हो कि वह दौर भी देखा है, तारीख की इन आंखों ने, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है, चूक मत जाना जो शाहबानों के केस में चूक गए। और ऐसा लगा कि उसकी वो आंखें इस पूरे देश को, समाज को कह रही हूं कि 21वीं सदी है, कि हो गई है पीर परवरसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी न्याय की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो ये है कहानी हमारे संविधान की, ये है कहानी हमारी सुप्रीम कोर्ट की, ये है कहानी हमारी सरकारों की, और ये है कहानी आपकी और मेरी। अब आखिरी बात, हम क्या कर सकते हैं? हम पढ़ सकते हैं। अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन का सुना है और किसी ने लहराया है, हम पढ़ सकते हैं। पतली सी किताब है, बेयर एक्ट, बहुत मोटी नहीं है। जितने में हम एक हफ्ते में रील्स देखते हैं ना, उतने में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाएगा। वो क्या ब्रह्मास्त्र तो सबके हाथ में है आज की डेट में। अभी ध्यान है आपको, कोविड में क्या हुआ था? एक लेडी वो ऑटो में बैठी, 3 साल का बच्चा उसने साथ में रखा, उबर ऑटो था, जैसे ही रील्स देख रही थी इंस्टाग्राम पे, जैसे ही वो पहुंचे ऑटो से पेटीएम से पेमेंट हो गई, वो अपना निकल गई अपार्टमेंट में। ऑटो वाला कहता है मैडम अपना बच्चा तो ले जाओ। मतलब आज की डेट में आप कब सुबह उठे हो और रात को कितने बजे सोए हो, आपके व्हाट्सएप स्टेटस से दुनिया जान सकती है। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र तो लाइफ में एक बार चलता था, हमारा तो रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। यानी कहीं पे नेट नहीं आ रहा हो, ऐसा लगता है कि तबाही मच गई। आप देखिए, तो इसीलिए इसका यूज हम केवल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, फॉरवर्ड मैसेज नहीं, क्रांतियां आ गई। कितने लोग हैं आपके साथ व्हाट्सएप पे? आपकी फैमिली, मायका, ससुराल, बेटे की फैमिली, उसकी पत्नी की फैमिली, हमारे टीचर्स का ग्रुप, हमारे कॉलेज का ग्रुप, हमारे स्टूडेंट्स का ग्रुप, हमारे विद्यार्थी परिषद के कितने ग्रुप्स हैं? हाँ, 10-10 हजार लोगों के साथ जुड़े हुए हो, उनको फूल भेज रहे हो। तो इसलिए 5 पेज रोज पढ़ें, 1 पेज रोज लिखें, केवल इतना करना है। मुझे संविधान पर और भारत पे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं अपने फोन में ही पढ़ लेती हूँ। रील्स को कहती हूँ 5 मिनट रुक जाओ, मुझे 5 पेज पढ़। व्रत ले लो कि 5 पेज रोज पढ़ोगे, 1 पेज रोज लिखोगे। बिलीव मी, आप लोगों को इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं। अपने अपने फील्ड में आप थॉट लीडर्स बन जाएंगे। किसी को उस टॉपिक पे कुछ भी रिसर्च करना होगा, वो आपके व्हाट्सएप पे जाएंगे, आपके वो फेसबुक पे जाएंगे, आपके ब्लॉग पर जाएंगे। रीडर्स आर लीडर्स, मेरे साथ बोलेंगे सब। रीडर्स आर लीडर्स। जो पढ़ते हैं वो नेतृत्व करते हैं। हमें पढ़ना पड़ेगा। राहुल गांधी नेतृत्व क्यों नहीं कर पा रहे? उन्होंने खोला नहीं। आप सबको खोल के पढ़ाएंगे। आजकल फैशन हो गया है, आप देखिए, किसान आंदोलन होगा या शहीन बाग होगा, ये सामने होगा, तिरंगा हाथ में होगा, और जब झगड़ा होगा वो डंडा हाथ में रह जाएगा, तिरंगा कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यू आर लीडर्स, आप समाज को दिशा देते हो। कॉन्स्टिट्यूशन आप जरूर पढ़ोगे, मुझे विश्वास। और एक बात और कहती हूँ, सफलता असफलता आती जाती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। आप सब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत।